नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होगा। 24 सितंबर को 12 दिसंबर तक चलने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो गांव की सरकार बनाने के लिए कुल 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 4 पदों के लिए ईवीएम जबकि 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। मुखिया सहित 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें कुल 8,072 मुखिया के पदों का चुनाव किया जाएगा। 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है, जबकि 7 प्रखंडों में 2 चरण और बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी, जबकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना लौट आए हैं। सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। सीएम ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश हित में बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के हाथ में है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यान पूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सब। पीएम मोदी से विधानमंडल दल के मुलाकात पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर पीएम ने सभी की बात सुनी है, अंतिम फैसला उनको ही लेना है। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर कहा कि सरकार हर तरह से बेहतर तैयारी कर रही है ताकि कोरोना की दूसरी लहर में जो परेशानी हुई वो दोबारा ना हो। 6 महीने में 6 करोड़ टीके का लक्ष्य है, जिसे पूरा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और जो बातें उन्होंने कही है वो आप मीडिया के मित्रों के साथ उन्होंने शेयर भी किया है। पिछले महीने जहां हमने लगभग 70 लाख डोज दिए थे, इस अगस्त के महीने में यह 90 लाख से अधिक डोज होगा और ऐसे ही सितंबर अक्टूबर के महीने में यह संख्या बढ़ती जाएगी, चूंकि उत्पादन बढ़ रहा है और अब नई नई कंपनियां भी आ रही हैं। तो अभी जब 4 महीना 7 दिन अभी बचा हुआ है और हमने 3 करोड़ 24 लाख डोज दे दिया है, तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ डोज, उसको हम प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई तोहफा देने जा रहे हैं। गांधी मैदान से लेकर करगिल चौराहे से एनआईटी तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर को वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई बड़े तोहफे देने जा रही है और सबसे पहला जो यहाँ पे शिलान्यास होना है वो है पटना के कारगिल चौक से एनआईटी तक पटना का पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना है उसका कल शिलान्यास होना है। और ये देखिए, ये जो मुख्य सड़क है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे ये कारगिल चौराहा है और कारगिल चौराहा से एनआईटी जाने वाली ये जो रास्ता है यहीं से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास होना है। आपको बता दूं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 324 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं और यहाँ से जो लगने वाला अशोक राजपथ पर जो जाम है उससे मुक्ति मिल सकेगी। आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ से कारगिल चौराहे से जाना चाहते हैं, पीएमसीएच से जाना चाहते हो या फिर पटना कॉलेज जाना चाहते हो, वो निचले फ्लाईओवर से जाएंगे, जबकि महेंद्रू की तरफ जाने वाले लोग जो हैं, एनआईटी जाने वाले लोग सीधा ऊपर से जा सकेंगे। यही नहीं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 4 स्टेट हाईवे का जो उद्घाटन है उसमें बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, अमरपुर अकबरपुर SH 85 है और SH 84 और बिहारगंज बाईपास शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है और जो 4 स्टेट हाईवे जिसका कल उद्घाटन होना है उसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका नीतीश कुमार कल वर्चुअल तरीके से इन सारे चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बड़े दिन से इंतज़ार था कि पटना के अशोक राजपथ का जाम कैसे ख़त्म हो, वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से ये सपना पटना वासियों के लिए पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से सड़क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पहली सड़क अकबर नगर से अमरपुर को जोड़ेगी तो दूसरी सड़क भागलपुर के घोघा से बांका के पंजवारा को जोड़ेगी। इस सड़क के बन जाने से राहगीरों की सफर आसान होगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में आज से पूर्व लोगों को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था, फिर भी लोग तय समय पर नहीं पहुंच पाते थे और अभी के समय में ये दूरी तय करने में लोगों को मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगती है। एक जिला से दूसरे जिला यानी भागलपुर और बांका को जोड़ने वाली SH 84 पथ के निर्माण से इस क्षेत्र की जनता को बहुत काफ़ी सुविधा मिली है। जो हम लोग भागलपुर 3 घंटे में दूरी तय करते थे, आज मात्र 1.5 घंटे में दूरी तय करते हैं। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। जातीय समीकरण के साथ ही ऐसे नेता के नाम पर चर्चा हो रही है जो सर्वमान्य हो। वैसे बिहार के नए पार्टी चीफ के पद के लिए कई नाम रेस में हैं। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये सवाल तेज हो चला है कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस की स्थिति राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने की नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कोशिश है कि अगला अध्यक्ष जो भी हो उनके संबंध राजद से बेहतर हो। सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है। इनमें विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम या कोई अन्य दलित चेहरा, MLC प्रेमचंद मिश्रा या फिर सांसद अखिलेश सिंह शामिल है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी अध्यक्ष पद की रेस में चुनौती बन सकते हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन
सियासी विश्लेषकों की माने तो बिहार कांग्रेस से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, तो चर्चा में तो नाम होंगे ही ना। ये तो कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है कि हम सब साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगी। में वह भूमिहार और ब्राह्मण, यही दो कास्ट है वो जो कि इस पर दाव खेलेगा, वो कांग्रेस खेलना चाहेगी वो चुनाव में। हमको हमारी समझ से लगता है कि अखिलेश सिंह और प्रेमचंद मिश्रा, ये दो तीन जो नाम है उसी में दाव। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दूसरे दलों के नेता कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। लेकिन कितना भी बदलाव कांग्रेस कर ले, कोई फायदा नहीं होना है। बिहार के अंदर में कांग्रेस को खड़ा होना है तो किसी के कंधे और किसी की बैसाखी के सहारे ही। कांग्रेस पार्टी में कोई बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी है, ऐसे दूसरे पॉलिटिकल फैमिली में अमर लत्ती की तरह है। वैसे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। देखना होगा पार्टी नेताओं से आलाकमान की रायशुमारी, बिहार प्रभारी की रिपोर्ट या फिर आलाकमान तक नेताओं की परेड में कौन सा एक नाम निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर और सहायक शिक्षक का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में हेडमास्टर छात्रों को 200 रुपए रिश्वत देने की बात कह रहा है, जिसके बाद कुछ छात्राएं सहायक शिक्षक को रुपए भी देती दिख रही हैं। बताया यह जा रहा है कि 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से मार्कशीट और एसएलसी देने के नाम पर 200 रुपए की उगाही की जा रही थी। इस मामले में डीईओ ने कहा कि हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया है। ये है मेरी बात, ये है। तुम्हारा क्या नाम है? चंदन कुमार मेरा नाम है। सीएलसी और मार्कशीट देने में बच्चों से लिया जा रहा है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक से बात की गई। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि मैंने राशि लौटा दिया है। उसके पश्चात जिला स्तर पर उनसे कारण परीक्षा की जा रही है और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की। भागलपुर के प्रतिष्ठित और एकमात्र महिला कॉलेज सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके तहत छात्राओं को बाल खोल कर आने की मनाही की गई है। छात्राएं 1 या 2 चोटी बांधकर कॉलेज आएंगी। इसके साथ साथ छात्रों को कॉलेज परिसर में सेल्फी लेने की भी मनाही है। इसके अलावा नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने नए ड्रेस कोड पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हम समर्थ करते हैं इसका, क्योंकि ये सब स्कूल से ही सिखाया जाता है कि हम लोग को डिसिप्लिन में आना चाहिए। नियम रूल रेगुलेशन यहाँ पे जितना दिया गया है वो शायद ही ठीक हो, और क्या पता छोटी बांधना ये सही है, लेकिन नहीं लगता है यहाँ कोई फॉलो कर पाएगी। ड्रेस कोड तो पहले भी था, लेकिन ये कॉलेज जो बार बार हर 2 साल में ड्रेस कोड चेंज करती है ये बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं जो हर साल आप ड्रेस कोड चेंज करते हैं, कहाँ से वो अफोर्डेबल कर पाएंगे। कॉलेज का रूल रेगुलेशंस चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पहले हम लोग जिस स्कूल में थे वहाँ पे भी यही रूल रेगुलेशंस था कि हम लोग को बाल बांधना चाहिए और मतलब कि ज़्यादा मेकअप में वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। मुंगेर के डीएम नवीन कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के रिकॉर्ड रूम में छापेमारी की। इस छापेमारी में जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने में एक मोटी रकम वसूलने वाली एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 50,000 रुपए नकद समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल जमीन की नकल निकालने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी, जिसकी सूचना पर छापेमारी की गई।
बेगूसराय में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नाविक की सूझबूझ से गंगा नदी में डूबते शख्स को बचा लिया गया। वायरल वीडियो बलिया थाना क्षेत्र के निरैलीपुर दियारा की बताया जा रहा है, जिसमें बरबीघा का रहने वाला एक युवक गंगा पार करने की कोशिश में डूबने लगा, जिसे देखकर यात्रियों को लेकर गंगा पार कर रहा नाविक तेजी से डूब रहे युवक की ओर बढ़ा और उसकी जान बचाई गई। भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम के भागलपुर दौरे को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू विधायक पर हमलावर हो गया था और मंत्री सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी नेताओं ने जेडीयू विधायक को आड़े हाथों लिया था। बावजूद इसके गोपालपुर विधायक आज भी अपनी बातों पर अडिग हैं। उन्होंने आज अपने आवास पर फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम के साथ मंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला। उन्होंने मंत्री सम्राट चौधरी को दल बदलू करार दिया है। सम्राट चौधरी दल बदलू लोग, उन्होंने हमको बोला इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको दल से निकाल देना चाहिए। तो मानसिक संतुलन हमरा नहीं दिख रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से कहता हूँ, भाई आप जचवा लीजिए मुख्यमंत्री जी, बात बनता है हमको सस्पेंड कर देते हैं, बड़े लोगों से मुंह लगाते हैं। मुंह क्या लगाएंगे? जो रिपारी का आदमी है उनको एक मंत्रालय दिया, तुम ये काम देख लो, हमको नहीं दिया है। सम्राट तो क्या बोलेगा? एमएलसी पर मंत्री बनने वाला वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है? चुनाव कैसा होता है? नहीं देखा है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। मोतिहारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही गांव के 5 बच्चियों की मौत हो गई। घटना रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना के अहिरौलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने के लिए काफी संख्या में बच्चे और बच्चियां खेत की तरफ गए थे। इसी दौरान जोर से आंधी और तूफान आता देख बच्चे भागने लगे, जिसमें 5 बच्चियां पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गईं और उसमें डूब गईं। सभी मृतक बच्चियां अहिरौलिया गांव की हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। 12 बजे की घटना है ये। हमारे पंचायत से 5 गो लड़की बकरी चराने के लिए आई थी। अचानक मेघ उधर से पश्चिम साइड से मेघ उठा और वो भागना शुरू कर दिया। अचानक जाकर के खेत में बाढ़ पानी जो है सो उसमें ढबाढब गिर करके उसी में मर गई है। अचानक गांव वाले आ करके बाद में देखे हैं तो 5 लाश उसी में पड़ा हुआ निकाल करके रोड पर रखे हुआ है। और इधर किशनगंज के दिघल बैंक ब्लॉक में भी पानी में डूबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटना मालटोली गांव की है, जहां तालाब में नहाने के दौरान एक महिला डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए 2 महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन तीनों की डूबने से मौत हो गई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।